Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड करोजन, जिसमें पहले हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलिसिस के एप्लीकेशंस पढ़े। आज हम वीडियो नंबर 3 में देखने वाले हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको करोजन प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जानकारी मिलने वाली है, जिससे हम किसी भी मेटल का करोजन जो है वो रोकथाम कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विथ इट्स न्यूमेरिकल। आज हम फैराडेज फर्स्ट लॉ जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, उसके आधार पे हमको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। तो वो समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के एप्लीकेशंस पढ़े हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन आयरन स्पून। आयरन स्पून के ऊपर हमने सिल्वर का कोटिंग चढ़ाया था, कौन से प्रोसेस से? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से। एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, जो इम्प्योर कॉपर ज़मीन के अंदर से मिलता है, जिसको हम डायरेक्टली किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हमने प्यूरिफाई किया बाय यूजिंग विच मेथड? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। और फैराडेज नाम के एक साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे, बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट थे। बहुत सारी स्टडी और बहुत सारा रिसर्च उन्होंने किया था इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में, जिसके आधार पर उन्होंने 2 लॉ दिए हैं, 2 लॉ बताए हैं। उसको कहा जाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले हम समझते हैं पहला लॉ, दैट इज़ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा कि ये लॉ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में है, आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम दिखेगा। ये हमने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया है, ठीक है, और उसमें से हमको पास करना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हमने यहाँ पे बैटरी लगाई है। निगेटिव टर्मिनल के साथ जो जुड़ा हुआ है उसे हम कैथोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको हम एनोड कहते हैं। ये बेसिक चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? जैसा कि हमें पता है, हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी पढ़ा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी पढ़ा, कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, ये जो कुछ भी एनोड होता है, ये जो कुछ भी एनोड होता है, वो सॉल्यूशन में कुछ आयंस रिलीज़ करता है। सॉल्यूशन में कुछ आयंस जो है वो रिलीज़ करता है। अब जो आयन वो रिलीज़ करता है उसके सर पे होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके सर पे होता है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ कटायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? कटायन। और कटायन के सर पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उनकी टेंडेंसी होती है वो निगेटिव चीज़ की तरफ दौड़ते हैं। तो सोल्यूशन में फिर निगेटिव कौन है? तो सोल्यूशन में निगेटिव होता है कैथोड, क्योंकि हमने कैथोड को बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है? निगेटिव टर्मिनल। तो जो कटायन यहाँ से रिलीज़ होंगे, जो कटायन यहाँ से रिलीज़ होंगे, वो कटायन किसके तरफ जाकर जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे, और कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है कि जब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस चलता है, जब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस चलता है, ये जो कुछ भी एनोड है इसका वज़न घटते जाता है, इसका वज़न कम होते जाता है, क्योंकि इसमें से कटायन निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, और किसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहे हैं? कैथोड के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि कैथोड का वज़न बढ़ते जाता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का बेसिक है, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, एनोड का वज़न घटते जाता है, और वो जो वज़न है वो किसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होता है? कैथोड के ऊपर। इसलिए कैथोड का वज़न जो है वो बढ़ते जाता है। इसी से रिलेटेड है हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। जो भी वेट इस कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होता है, इधर से निकल के इधर जो भी वेट डिपॉजिट होता है, वो क्या होता है? is directly proportional to the quantity of electricity passed through the solution। वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उस सॉल्यूशन में हमने कितनी क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास की, उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ज़्यादा सब्सटेंस इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा। अगर हम कम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कम वेट ऑफ सब्सटेंस इस
कैथोड के ऊपर जाके क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे वेट डिपॉजिट हो रहा है तो उसको हमने सिंबल दिया है W, उसको हमने सिंबल दिया है W। और जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस सोल्यूशन में पास होती है उसको हम कहते हैं Q, उसको हम क्या कहते हैं, Q। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ W इज प्रोपोर्शनल टू Q, W इज प्रोपोर्शनल टू Q। आपको अलग से ये स्टेटमेंट लर्न रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ये लर्न रखो W इज इक्वल टू Q। और आपको ये पता होना चाहिए कि W क्या है और Q क्या है। तो W क्या है, W इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इस सिंबल को क्या कहते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और Q क्या है, Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है W इज प्रोपोर्शनल टू Q। इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ से हमें फॉर्मूला मिला कि W इज प्रोपोर्शनल टू Q, जहाँ पे W इज द वेट ऑफ सब्सटेंस एंड Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन। लेकिन ये जो Q होता है ना, ये जो Q होता है ना, दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू टी। Q की जो वैल्यू होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं C इंटू टी, जहाँ पे C है करंट और T है टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में हम उस सॉल्यूशन में से जो करंट पास करते हैं उसे कहा जाता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इस इक्वेशन में हम Q की जगह CT रख सकते हैं, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करना आपको आता है। तो अगर W इज प्रोपोर्शनल टू Q है, इसी का मतलब W इज प्रोपोर्शनल टू CT, W इज प्रोपोर्शनल टू CT। ये CT मतलब बजाने वाली CT नहीं, यहाँ पे C इज फॉर करंट एंड T इज फॉर टाइम। देन अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालना सबको आता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स हमने पढ़ा हुआ है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी निकालते हैं तो इक्वल टू आता है, कुछ तो भी कांस्टेंट आता है। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, W इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिया है Z, कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिया है ZCT। तो अब हमें एक फॉर्मूला मिला यहाँ पे कि W इज इक्वल टू ZCT, जहाँ पे W क्या है, जहाँ पे W है वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, C क्या है करंट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, T क्या है टाइम कि हमने वो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कितने समय तक किया, तो फिर ये Z क्या है, तो ये Z को कहा जाता है, ये कांस्टेंट है जिसको हमने एक नाम दिया है कि Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। थोड़ा सा नाम आपको लंबा चौड़ा नाम लगेगा, लेकिन इसको लर्न करना है आपको। Z इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको स्मॉल में ECE भी कहते हैं, ECE दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब थोड़ा सा ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन डिटरमाइन करते हैं, डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें अगर हमने 1 एम्पियर का करंट पास किया, कितना करंट पास किया 1 एम्पियर का, और कितने समय के लिए 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो हमारा C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एम्पियर और T की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 सेकेंड, क्योंकि हमने सॉल्यूशन में से 1 एम्पियर का करंट पास किया 1 सेकेंड के लिए। तो अब ये C और T की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू Z। C की जगह हमने 1 रखा और T की जगह हमने 1 रखा, तो W इज इक्वल टू Z, W इज इक्वल टू Z। तो इसके आधार पे हम किसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, Z की डेफिनेशन। Z मतलब कौन, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। जब हम सॉल्यूशन में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं, 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं, तो जितना वेट डिपॉजिट होता है, सब्सटेंस का जितना वेट इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो बच्चों, हमें पहले इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन नहीं पता थी, हमें सिर्फ उसका नाम पता था, लेकिन हमने उसकी डेफिनेशन डिटरमाइन की। हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन था W इज इक्वल टू ZCT, इसमें C की वैल्यू पुट किया 1 एम्पियर और T की वैल्यू पुट किया 1 सेकेंड, तो हमें इक्वेशन क्या मिला, W इज इक्वल टू Z। इसके आधार पे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिखी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है।
ये ऐसा वेट है जो कब डिपॉजिट होता है, जब 1 एम्पियर का करंट सॉल्यूशन में से पास किया जाता है 1 सेकेंड के लिए, तब जो वेट डिपॉजिट होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो डेफिनेशन है, हेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड। और इस Z का जो यूनिट है वो Z का यूनिट है ग्राम पर कूलम। ये आप यहाँ पे देखेंगे ग्राम पर कूलम, G स्मॉल है और C कैपिटल है, ग्राम पर कूलम। ठीक है, याद रखना है आपको। तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहला फॉर्मूला मिल गया है W इज इक्वल टू ZCT, जहाँ पे W वेट ऑफ सब्सटेंस जो ग्राम में रहेगा, Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो ग्राम पर कूलम में रहेगा, C इज द करंट जो एम्पियर में रहेगा, एंड T जो है वो टाइम है और वो टाइम सेकेंड्स में रहेगा। जब हम न्यूमेरिकल लेंगे तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। अब एक लास्ट कंसेप्ट इसमें का समझने का है, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दैट इज ECE, जो डेफिनेशन हमने अभी अभी पढ़ा, एंड केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट मतलब CE। देखो ध्यान से समझना है आपको, इसका नाम है ECE और इसका नाम है CE, तो दोनों एक ही चीज़ नहीं है। ECE का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और CE का मतलब होता है केमिकल इक्विवेलेंट। तो उसी के बीच का हमको क्या बताना है, रिलेशन। तो रिलेशन कुछ इस तरह से है कि केमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा होती है इज इक्वल टू 96,500 इंटू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा हमको लग रहा है, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे हम। तो केमिकल इक्विवेलेंट दैट इज CE इज इक्वल टू 96,500 इंटू ECE। तो CE इज इक्वल टू 96,500 और ECE को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल z। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये 96,500 कहाँ से आया। ठीक है, तो ये 96,500 इस तरह से आया कि 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। एक फैराडे एक यूनिट है, जैसे किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर ये यूनिट है, वैसे फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है, और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। तो ये नंबर फिक्स है, हम अपने मन से इसको 95,600 नहीं कर सकते या 96,000 ये अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। ये नंबर 96,500 ही होना चाहिए। तो याद रखेंगे आप, इधर CE है इज इक्वल टू 96,500 इंटू इधर ECE है। अगर आपने ECE इधर कर दिया और CE इधर कर दिया तो गलत हो जाएगा। आपका सही फॉर्मूला है CE इज इक्वल टू 96,500 इंटू Z। ठीक है, और ये जो केमिकल इक्विवेलेंट है ना, ये केमिकल इक्विवेलेंट मतलब क्या वो समझ लेते हैं हम। दिस केमिकल इक्विवेलेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट। आपने केमिकल इक्विवेलेंट वर्ड कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट वर्ड तो सुना होगा। तो इक्विवेलेंट वेट को ही बोला जाता है केमिकल इक्विवेलेंट। तो कोई न्यूमेरिकल में केमिकल इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, कोई न्यूमेरिकल में इक्विवेलेंट वेट लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब एक ही रहेगा, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 96,500 इंटू Z। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, अब आप फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बता सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बता सकते हैं, और ECE और CE के बीच का रिलेशन भी आप लोग बता सकते हैं। आज के वीडियो से आपको बेसिक नॉलेज मिला है फैराडेज लॉज के बारे में। इससे रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करने वाले हैं और आपको इसके रिलेटेड लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी मिला है। आपका असाइनमेंट है कि आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिखनी है, और आपको ECE और CE के बीच का जो रिलेशन वाला इक्वेशन है वो लिखना है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो रहेगा न्यूमेरिकल्स ऑन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो dear students, don't worry, be happy, keep learning, happy learning. Thank you very much.